नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। शाहजहांपुर की सबसे पहले बात करेंगे। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। शाहजहांपुर में पुलिस जहां ऑपरेशन पाताल चलाकर बदमाशों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस ने 3 करोड़ की अफीम भी बरामद कर ली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 77 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया कि ऑपरेशन पाताल लगातार जारी है और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने जो कार्रवाई की गई। पहली तस्वीर 77 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से बदमाशों की गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अफीम तस्कर जब गिरफ्तार हुए उस दौरान की तस्वीर, और तीसरी तस्वीर कछुआ तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार ऑपरेशन पाताल के जरिए 77 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वन्यजीव तस्कर भी हैं, नशा तस्कर भी हैं। तो शाहजहांपुर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन पाताल चलाया और 24 घंटे के भीतर 77 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध शराब और अवैध असलहे भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही पुलिस ने शराब की भट्टियों को नष्ट किया। में ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत कार्रवाई हुई है महत्वपूर्ण। इसमें कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से ताज समंते और 3 बंदूक तथा काफ़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिनसे 2500 रुपये के लगभग बरामद हुए हैं। आबकारी में 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, एक भट्टी बरामद हुई है और इनके पास से 110 लीटर अवैध देसी शराब भी बरामद हुई है। शाहजहांपुर पुलिस ने करोड़ों की अफीम बरामद की है। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पकड़ी गई अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीबन 3 करोड़ बताई जा रही है। ये तीनों तस्कर शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, जो बदायूं और झारखंड से अफीम की तस्करी किया करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तस्कर मुस्तफा और मुनेंद्र को बंडा इलाके से, जबकि रंजीत को जैतीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 किलो अपनी और 10 किलो डोडा बरामद किया गया। थाना बंडा द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम मुस्तफा और मुनेंद्र पाल है, जिनमें से मुनेंद्र पाल जनपद पीलीभीत का निवासी है। इनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्य प्रकाश में उन पर कार्रवाई चल रही है। जैतीपुर को इसी क्रम में एक अभियुक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। शाहजहांपुर पुलिस ने कछुओं की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से कई कछुए भी बरामद किए गए हैं। मामला खुदागंज इलाके का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि दवाई के लिए कछुओं की तस्करी की जाती थी। प्रतिबंधित पशुओं और वन्य जीवों की तस्करी करने वाले 3 व्यक्तियों जोगेंद्र, देवेंद्र और करण, जो दीपपुर खरमासी थाना गुनांजी के निवासी हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनसे 6 कछुए, 2 अदद चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद की। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कानपुर के किदवई नगर में चेन स्नैचर का आतंक जारी है, जहां पर चेन स्नैचर राह चलती एक महिला की चेन लूटकर फरार हो गए। घटना 17 मई की बताई जा रही है। चेन स्नैचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस चेन स्नैचर की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर में एक युवक की तांत्रिक ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक ने तांत्रिक के खिलाफ श्याम नगर पुलिस चौकी में तहरीर दी है। घटना चकेरी इलाके की है। बताया जा रहा था कि साहिल नाम के शख्स ने तंत्र विद्या के लिए तांत्रिक राम सागर ओझा को 20,000 रुपए दिए थे, लेकिन जब तंत्र सिद्ध ना होने पर साहिल ने तांत्रिक से अपने पैसे वापस मांगे, तो तांत्रिक ने उसकी डंडे से पिटाई कर डाली।
और चलिए उन्नाव की बात करते हैं। भैंस बांधने की मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में इतना जमकर विवाद हुआ कि मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच ये विवाद हुआ था, जिसके बाद रास्ते में भैंस बांधने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें गर्भवती महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। घटना बांगरमऊ के रामकुमार गांव की बताई जा रही है। लड़ाई कर रहे हो भाई? झांसी में महिला की पिटाई के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को जमकर पीट डाला, जिसके बाद महिला के पक्ष में लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सीपरी बाजार इलाके के गोंदू कंपाउंड की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा जमकर लात घूंसे चले हैं। दबंगों ने महिला समेत युवकों को पीटा है। टोल से पहले गाड़ी निकालने को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद बढ़ते ही दोनों कार सवार आपस में भिड़ गए। दबंगों ने महिला की भी पिटाई की है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। दादरी के लोहारली टोल प्लाजा की घटना है। तो देख सकते हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीर, ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर। कार टकराने को लेकर जो विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। और अब बात अयोध्या की करते हैं, जहां पर बैंक कर्मी के सुसाइड का मामला सामने आया है। बैंक कर्मी का शव घर में मिला, उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले बैंक कर्मी ने अपना वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने बैंक के ग्रुप में पोस्ट भी किया था। मृतक ने अपनी मौत के पीछे कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। घटना उसरू की है। मृतक दीपक यादव अयोध्या में अपने ससुराल में रह रहा था, जो इनायत नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा की कुचेरा ब्रांच में तैनात था। उमेश मिश्रा, कमलेश मिश्रा जो बीसी थे, और इन सब के साथ साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। जब आप और छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा, इन लोगों से जानकारी जुटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे षड्यंत्र रचा, जिसमें कुछ लोगों को कठपुतली बनाया गया, अंकिता जायसवाल जैसे लोगों को, और अंकिता जायसवाल भी जिसमें इन्वॉल्व थी। कुशीनगर में ग्राम विकास अधिकारी के पति का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका हुआ पाया गया, जिससे हड़कंप मच गया। घर में बाहर से ताला लगा हुआ था और सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ताला तोड़कर घर के अंदर गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घटना हाटा इलाके के सुकरौली इलाके की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 8 महीना काम किया, 8-9 लाख कमाया, सब इसको दे दिया। अभी भी मेरा यूएस के अकाउंट में 75,000 के आसपास होगा, 75,000 के आसपास होगा डॉलर के। कानपुर के घाटमपुर इलाके में प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके हुए पाए गए, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घटना नालंदा गांव की है। पुलिस सुसाइड मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है। उन्नाव में नर्सिंग होम की छत से लटके मिले नर्स के शव को आज कब्र से बाहर निकाला गया और उसका दोबारा से पोस्टमार्टम किया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र को खुदवाया गया और उसके बाद जिला हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया। परिजनों की मांग पर कब्र की खुदाई की गई। नर्स के परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पिछली बार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उससे परिजन संतुष्ट नहीं थे और इस मामले में मृतक नर्स के प्रेमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें 30 अप्रैल को बांगरमऊ में एक नर्सिंग होम की नर्स का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। जैसा कि परिवारजनों का मानना है कि बेटी पहले ही दिन नर्सिंग होम में गई थी, एज ए नर्स ज्वाइन हुआ था और रात में वहां उसकी ड्यूटी लगी थी। सुबह उसको सूचना परिवारजनों को मिली कि उसकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है,
जबकि परिवारीजनों का ये मानना है कि इसके साथ जो है रेप हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। दूसरी तरफ फतेहपुर में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर युवक की हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे कानपुर हैलेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्रेमी अलग अलग बिरादरी से हैं और इस वजह से उनके परिजन इस रिश्ते के खिलाफ हैं। शनिवार शाम को लड़की जंगल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद घर नहीं लौटी। रविवार सुबह दोनों स्टेशन के आसपास घूमते हुए पाए गए। दोपहर को स्टेशन के बाहर दोनों बेहोशी की हालत में पाए गए। मुझको स्टेशन पर जानकारी मिली और आगे जानकारी नहीं है। क्या जानकारी मिली स्टेशन पे है कि आपके घर के यहाँ तो ये तुम्हारी लड़की है। हमने कहा हाँ मेरी लड़की है। दुकान सर यहाँ मिल गए, आप ले जाइए। तो हम कहीं सर आ रहे हैं, उतने में लोग पता नहीं कैसा मौका पाया, हमने जहर वहर खा लिया दोनों ने यहाँ एडमिट कराया। वो लोग एडमिट कराए। लड़का कहाँ है? लड़का कानपुर के लिए रेफर कर दिया। फतेहपुर में गांजा तस्कर के घर पर दबिश डालने गई पुलिस की टीम पर तस्कर के परिजनों और ग्रामीणों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। आरोप के मुताबिक उन लोगों ने छतों से पुलिस पर पथराव कर दिया और इस दौरान गांजा तस्कर मौके से फरार हो गए। इस पथराव में महिला कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना थरियाव थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव की है। पुलिस ने मामले में 2 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा गांजा तस्कर के घर से 5 किलो गांजा बरामद होने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जबकि पुलिस पर हमले को लेकर 16 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो राजीव उर्फ मुन्ना नामक व्यक्ति को रंगे हाथ गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किए। जब उसको लेकर के थाने पर वापस आ रहे थे, उसके घर की महिलाएं और कुछ पुरुष पुलिस से मुजाहमत करके उसको छुड़ा लिए। इसमें एक महिला कांस्टेबल को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और इस संबंध में 2 मुकदमे थाना थरियाव पर पंजीकृत किए गए हैं। एक तो एनडीपीएस एक्ट के तहत, दूसरा पुलिस मुजाहमत का। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव की बात करते हैं, जहां पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर सड़क किनारे बने अस्थायी कब्जों को जिला प्रशासन ने हटाया है। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जा करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा। और चलिए अब बात करते हैं सदन में हुए संग्राम की। विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। राष्ट्रगान के बाद जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो एसपी के विधायक हंगामा करने लगे और सदन की मर्यादा को तार तार करते हुए विपक्ष के विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे एसपी के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया और सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील बेअसर साबित होती यहां पर दिखाई दी। सीएम ने सभी से शांतिपूर्वक सत्र चलाने की अपील की थी, लेकिन जैसे ही सदन के अंदर विपक्ष के विधायक पहुंचे हंगामा शुरू कर दिया गया। करीब 1 घंटे तक सदन के अंदर एसपी के विधायक नारेबाजी करते नजर आए। प्रारंभ किए गए और इस वर्ष 9 मेडिकल कॉलेजों में नए बीएससी कोर्स प्रारंभ किए गए। जनपद गोरखपुर में 52.27 एकड़ भूमि पर 259 करोड़ रुपए की। तो पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी ने सदन में हुए हंगामे की निंदा की है। राज्यपाल जी एक महिला भी हैं और समाजवादी पार्टी ने न तो राज्यपाल पद की गरिमा को ध्यान में रख करके अपने व्यवहार को किया है और न एक महिला का सम्मान किया है और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसे उजागर करने का काम किया है। विरोध करने के बहुत तरीके हैं
अभी सदन चलेगा, सरकार से जो सवाल है वो सवाल लेकर के हमें सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन जो विरोध करने का उन्होंने तरीका अपनाया है वह निश्चित तौर से अशोभनीय है, निंदनीय है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना है कि हम पूरे सदन में चुप नहीं बैठने देंगे सरकार को। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर जवाब मांगते रहेंगे और विरोध करते रहेंगे। जवाब मांगे, जवाब सरकार देने के लिए तैयार है और अपने कार्यकाल का भी लेखा जोखा लेकर के आवे, नहीं तो वह भी उनको बताया जाएगा। सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, हमेशा उनका आचरण व्यवहार न राज्य के हित में है, न गरीब के हित में है, न गरीब के विकास में कोई उनका सरोकार है। केवल वातावरण, आज भी जिस प्रकार राज्यपाल जी का भाषण हो रहा था, अभिभाषण, उस बीच में आप हल्ला हुल्ला करना और नारा लगाना, बेमतलब का नारा, जहां पर राज्य की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों का विकास हो रहा है, कल्याण हो रहा है, उस पर आपको नारा लगाना और 1 घंटा तक नारा लगाना। लेकिन इस बार देखने को मिला, जो पिछले बार जोश था नारा में, वो नारा में जोश नहीं दिखाई दिया था, वह तेवर नहीं दिखाई दिया था। आज सपा का ना वह तेवर दिखाया ना जोश दिखाया, यानी ठंडे टाइप का नारा लग रहा था, वो जोश भी नहीं था ना तेवर उनका था। समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हम चुप नहीं बैठने देंगे सदन के भीतर। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर घेरते रहेंगे सरकार को और जवाब पूछेंगे। नोटिस कौन ले रहा है? न जनता जनार्दन नोटिस ले रही है, न जनसामान्य लोग ले रहे हैं नोटिस। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव गरीब का विकास, गांव की खुशहाली और गांव का डेवलपमेंट और एक गरीब का पक्का मकान आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सभी घरों 2024 तक सभी के घरों में स्वच्छ पानी देने का निर्णय लिया गया है। वह काम पूरा होगा। संकल्प पत्र में जो योजनाएं हैं वह सभी बजट और ये जो अभिभाषण था राज्यपाल का, और एक शानदार था गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए, और आने वाला बजट में गरीबों के कल्याण के लिए, खुशहाली के लिए होगा। देखिए, आज हमारी जो संवैधानिक पद पर है माननीय राज्यपाल महोदय, जो राज्य के हित की बात कर रही थी, जनहित की बात कर रही थी, सबके हित की बात कर रही थी, कम से कम उनका अभिभाषण तो सुनना ही चाहिए था और सम्मान से सुनना चाहिए था। और ये मतलब एक अच्छी परंपरा नहीं है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो कम से कम उस पर टोक्यो से पीएम मोदी की लाइव तस्वीरें। अभी अभी राष्ट्रगान संपन्न हुआ। अब जो भारतवासी वहां पर मौजूद है उन्हें भारत माता की जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। आप में से कई साथी ऐसे हैं
जो अनेक वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं, जापान की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, कल्चर, खानपान एक प्रकार से आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है। और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है। और इस दोनों का मिलन हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है। साथियों, आप यहां रहे हैं, काफी लोग आप लोग यहां बस गए हैं। मैं जानता हूं कईयों ने यहां शादी भी कर ली है। लेकिन ये भी सही है कि इतने सालों से यहां जुड़ने के बावजूद भी भारत के प्रति आपकी श्रद्धा, भारत के संबंध में जब अच्छी खबरें आती हैं तो आपकी खुशियों का पार नहीं रहता है, होता है ना। और कभी कोई बुरी खबर आ जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी आप ही होते हैं। ये विशेषता है हम लोगों की कि हम कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहाँ का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ये भी कहते थे, जापान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है। और टैगोर ने कहा था, जापान हैज कम आउट ऑफ द इममेमोरियल ईस्ट लाइक ए लोटस ब्लॉसमिंग इन ईजी ग्रेस, all the while keeping its firm hold upon the profound depth for which it has sprung। यानी कहना वो चाहते थे कि जापान कमल के फूल की तरह जितनी मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा है, उतनी ही भव्यता से वो हर तरफ सुंदरता को भी बढ़ाता है। हमारे इन महापुरुषों की ऐसी ही पवित्र भावनाएं जापान के साथ हमारे संबंधों की गहराइयों को स्पष्ट करती हैं। साथियों, इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को
70 साल होने जा रहे हैं, 7 दशक। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। और इसलिए एक प्रकार से रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है, और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है। हमारे महाकाल है तो जापान में दाइकोकुतेन है। हमारे ब्रह्मा है तो जापान में बोनतेन है। हमारी मां सरस्वती है तो जापान में बेंजाइतेन है। हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जापान में किचिजोतेन है। तो हमारे गणेश हैं तो जापान में कानगीतेन है। जापान में अगर जैन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम मानते हैं। 21वीं सदी में भी भारत और जापान के इन सांस्कृतिक संबंधों को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो काशी का सांसद हूं और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री आबे जब काशी आए थे तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया सौगात काशी को दी। काशी में जापान के सहयोग से बना रुद्राक्ष, और जो मेरी कभी कर्मभूमि रही वो अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये ऐसी बातें हैं जो हमें कितनी निकट लाती है। यहां आप सभी जापान में रहते हुए इस ऐतिहासिक बंधन को और मजबूत बना रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं। साथियों, आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। कोरोना से दुनिया के सामने जो 100 साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वो हमारे सामने है। और ये जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं पता था
कि आगे क्या होगा। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, वहां आया है, यहां क्या है, किसी को पता नहीं था इसको कैसे हैंडल किया जाए। और न वैक्सीन भी नहीं थी और न इस बात का कोई आइडिया था कि वैक्सीन कब तक आएगी। यहां तक कि इस बात पर भी डाउट था कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था। उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी। जब वैक्सीन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स अपने करोड़ों नागरिकों को भी और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए देश भर में लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शायद आज आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। और गांव के अंदर मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। साथियों, भारत आज किस तरह वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद कर रहा है, इसका एक और उदाहरण एनवायरनमेंट का भी है। आज क्लाइमेट चेंज विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण संकट बन गया है। हमने भारत में इस चुनौती को देखा भी और उस चुनौती से स्थायी समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिशा में हम आगे बढ़े। भारत ने 2070 तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी नेतृत्व किया। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया पर नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा भी बढ़ गया है। इन डिजास्टर्स के खतरों को, उनके प्रदूषण के दुष्प्रभावों को जापान के लोगों से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से जापान ने लड़ने की क्षमता भी बना दी है। जिस तरह जापान के लोगों ने इन चुनौतियों का सामना किया है, हर समस्या से कुछ न कुछ सीखा है, उसका समाधान खोजा है और व्यवस्थाएं भी विकसित की है, व्यक्तियों का भी उस प्रकार से संस्कार किया है। यह अपने आप में सराहनीय है। इस दिशा में भी भारत ने CDRI यानी
कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड ली है। साथियों, भारत आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स के लिए कैरियर रोडमैप के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन का विकल्प बनाने के लिए विशेष मिशन शुरू किया गया है। बायोफ्यूल से जुड़ी रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत बड़े स्केल पर काम चल रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक अपनी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा करने का संकल्प लिया है। साथियों, समस्याओं के समाधान को लेकर भारतीयों का जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास आज हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर कदम पर दिखाई देता है। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है। ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोर दे रहा है यह भी अभूतपूर्व है। मुझे खुशी है कि हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये भारत जापान के सहयोग के बहुत बड़े उदाहरण हैं। साथियों, भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात है। हमने भारत में एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई है। उसको बीते 8 सालों में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है। भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आज समाज के वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो कभी गौरव के साथ ये अनुभव नहीं कर रहे थे कि वो भी इसका हिस्सा है। हर बार हर इलेक्शन में रिकॉर्ड टर्नआउट, और उसमें भी यहां जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको जरा खुशी होगी। आप अगर भारत के चुनावों को डिटेल में देखते होंगे तो आपको ध्यान आता होगा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट कर रही है।
ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में डेमोक्रेसी सामान्य से सामान्य नागरिकों के हकों के प्रति कितनी सजग है, कितनी समर्पित है और हर नागरिक को कितना सामर्थ्यवान बनाती है। साथियों, मूल सुविधाओं के साथ साथ हम भारत के एस्पिरेशन को भी नई बुलंदी दे रहे हैं, नया आयाम दे रहे हैं। भारत में इंक्लूसिवनेस का, लीकेज प्रूफ गवर्नेंस का, यानी एक ऐसी डिलीवरी व्यवस्था, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए एक ऐसे मैकेनिज्म को विस्तार किया जा रहा है ताकि जो जिस चीज का हकदार है वो बिना मुसीबतें, बिना कोई सिफारिश को, बिना कोई करप्शन किए अपने हक को प्राप्त कर सकता है और उसमें हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। और टेक्नोलॉजी के इस उपयोग ने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इस परंपरा ने कोरोना के इस विकट कालखंड में गत 2 वर्ष में भारत की और खास करके भारत के दूर सुदूर गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले हमारे नागरिकों के हकों की बहुत बड़ी रक्षा की है, उनकी मदद की है। साथियों, भारत का बैंकिंग सिस्टम इन मुश्किल हालात में भी निरंतर चलता रहा और उसका एक कारण भारत में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, डिजिटल नेटवर्क की जो ताकत बनी है, उसका ये परिणाम मिल रहा है। और आपको साथियों जानकर के खुशी होगी, पूरी दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, कैशलेस, यहां जापान में तो आप लोग टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित रहते हैं,